बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत आम खबरों के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। और सबसे पहले तो ये है कि सेनेट के बाद कौमी असेंबली में भी हुकूमत ने आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करवा ली है। अब ये हुई कैसे है, ये कहानी अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। गुज़िश्ता 2-2.5 माह से आपको हम यही बता रहे हैं कि आईनी तरमीम करने की कोशिश की जाएगी। पहले ये मामला काजी साहब की एक्सटेंशन से जुड़ता था, फिर ये मामला दीगर चीज़ों से जुड़ता था। अब करते करते हुकूमत बचाने के मामला में आ गई। देखिए, जो चीज़ें हुकूमत पहले एग्रेसिवली कर रही थी, हुकूमत की कोशिश थी कि काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए, मामला अपने कंट्रोल में रखे जाए। अब हुकूमत एक डिफेंसिव पोजीशन में, हुकूमत कम से कम एक ऐसी आईनी तरमीम लाने पर आ गई जिसमें उनकी जो जाली मैंडेट वाली हुकूमत है वो ज्यादा देर तक ठहर सके या वो बच जाए, वो हुकूमत ना गिरे। तो ये इस वक्त का मुद्दा तो ये है जो समझ आता है। देखिए, इसमें सबसे टेक्निकल चीज है वो तो है आईनी बेंच। अब आईनी बेंच के हवाले से ना ये कुछ इंकशाफात किए हैं बैरिस्टर गौहर साहब ने कि जो चीजें मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे ना कि जो चीजें मेरे साथ तय हुई है या जो मेरा आईनी मुसवदा है उसके ऊपर आईनी तरमीम हो रही है, तो ये बात गलत साबित हुई क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने कुछ चीजें बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि तरमीम के हवाले से जो चीजें तय हो चुकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजल रहमान साहब ने और कमेटी के अंदर जो बातें हुई थी, ये तरमीम वो वाली नहीं है जो ऐवान में पेश की गई। वहां पे जालसाजी की गई, जाली हुकूमत है ना, जालसाजी हुकूमत में आए फॉर्म 47 पे, तो वहां पे भी इन्होंने जालसाजी की। अब वो जो जालसाजी की वो ये है कि नंबर 1 उसमें तय किया गया था, लेकिन चंद चीजें तब्दील कर दी गई हैं। ये तय था कि जो बेंच बनेगा आईनी अदालत का, उसमें कमेटी में उन्होंने कहा 5 सीनियर जजेस का नाम पहले आया था कमेटी के अंदर कि पहले 5 सीनियर जजेस होंगे, उनका आईनी बेंच बन जाएगा, यानी चीफ जस्टिस होंगे। उनके बाद 4 दीगर सीनियर जजेस हैं। अगर मंसूर अली शाह साहब फर्ज करें चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो होंगे सरबराह आईनी अदालत के। उनके बाद मुनीब अख्तर, या अफरीदी, फिर नीचे अमीनुद्दीन खान और फिर एक और जज साहब। तो इस तरह ये 5 बनेंगे। लेकिन अब इसमें तब्दीली ये कर दी गई है कि चीफ जस्टिस के अलावा जो बाकी 4 जजेस हैं वो भी हुकूमत फैसला करेगी कि कौन से आएंगे। अब मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख में पहली पार्लियामेंट है जो अदालती बेंच बनाएगी। मैं आपको फिर समझाता हूं कैसे। दुनिया की जितनी भी अदालतें हैं ना, वहां पे जो बेंच बनाने का इख्तियार है ना, वो अदालत के पास ही होता है। कई मुल्कों में चीफ जस्टिस के पास होता है, कई मुल्कों में जजेस की एक कमेटी है उसके पास होता है। जैसा कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी बन गई है। हर मुल्क का अपना अपना तरीकाकार है कि इस खुदकार तरीके से बेंच तश्कील दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद सुप्रीम कोर्ट बन गई है जहां पे एक आईनी अदालत बनाई जाएगी जिसके बेंच के जजेस का जो तायुन है या उसके बेंच की जो तश्कील है वो पार्लियामेंट करेगी। ये बड़ी अजीब चीज है। यानी मैं हैरान हो रहा था, मैंने हबीब अकरम साहब से ये बात सुनी तो मुझे लगा कि ये तो दुनिया की तारीख बदल दी है पाकिस्तान ने आज। यानी इतना कंट्रोल, और आईनी अदालत पे ही क्यों कंट्रोल? लेकिन धांधली वाला मामला कहां जाएगा? आईनी अदालत में जाएगा, आईनी बेंच के सामने जाएगा ना। ये जो आईनी तरमीम करना चाहते हैं कहां जाएगा? वहीं जाएगा। हुकूमत से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी नाअहलियां हैं या जितनी भी 2 नंबरियां हैं, वो सारी उसी बेंच के सामने जानी है। अब हुकूमत अपना एक हमख्याल बेंच बना लेगी। चीफ जस्टिस चाहे उसके अंदर ये कमाल हो जाए, चीफ जस्टिस अगर मर्जी का नहीं भी है तो अपना एक हमख्याल बेंच बना लेगी, या ऐसे जजेस को शामिल किया जाएगा जिन्हें बड़े आराम से कंप्रोमाइज पे मजबूर किया जा सकता हो। तो उन जजेस पे एक बेंच बनाया जाएगा ताकि कोई भी हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा ना हो, बल्कि हुकूमत की मुश्किलात को आसानियों से तब्दील किया जाए। फिर एक और अल्फाज भी तब्दील किए गए, और ये भी कि हाई कोर्ट के अंदर आईनी बेंचेस बनेंगे। ये तो कभी तय नहीं हुआ था कमेटी के अंदर, बैरिस्टर गौहर ने बताया। ये भी कमेटी में तय नहीं हुआ था, तो ये आपने कैसे कर दिया? तो फजल रहमान साहब अगर ये कह रहे हैं कि आईनी मुसवदे में उनका बड़ा किरदार है, तो याद रखें कि चाहे मिली भगत के साथ हुआ या जैसे भी हुआ, इस आईनी तरमीम ने नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की अदलिया को। इसके ऊपर जो है वो सबका अलग अलग सबकी अपनी राय है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोटे जिनके मैं नाम ले रहा था वो सामने आ गए। लेकिन 1-2 लोगों को देखकर हैरत हुई कि ये बंदे कहां से बीच में आ गए। शहबाज गिल साहब ने जो रिपोर्ट किया है कि वो पार्टी की मेन कमेटी के अंदर भी शामिल है, तो शहबाज गिल के पास डायरेक्ट पार्टी से इंफॉर्मेशन होती है, कोर कमेटी में भी होते हैं। तो उन्हीं से मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा बंदा प्रॉपरली अब तक लोटा बना है। इस बारे में शहबाज गिल ने कहा कि जी मैं ये गुजारिश करता हूं कि इमरान खान साहब को फैसला करने तक कोई इनका दिफा ना करे। वो ये नहीं कह रहे इन पर तनकीद ना करे, वो कह रहे दिफा ना करे, शायद पार्टी पॉलिसी ये है। बहरहाल जो हाउस के अंदर जो लोग आए लोटे बनके, मैंने आपको 3 नाम पहले बताए थे। मैंने चौधरी रियाज का आपको शुरू से बताया हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ था औरंगजेब खिच्ची का और जहूर कुरैशी का। तो जनाब ये जहूर कुरैशी, औरंगजेब खिच्ची और उस्मान, सॉरी चौधरी रियाज उस्मान, चौधरी उस्मान का बताया हुआ था। ये तीनों तो कंफर्म हाउस के अंदर आए। इनके अलावा 2 और बंदे हैं जो हाउस के अंदर आए। उनमें एक जनाब मुबारक ज़ेब। ये मुबारक ज़ेब वो शख्सियत है, जब मैंने इनके लिए वीलॉग किया और मैंने बताया कि मुबारक ज़ेब कंप्रोमाइज होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे रब्ता करना चाहिए। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात बनाना भी चाहते थे माजी में, तो तहरीक इंसाफ से उनसे रब्ता भी किया। अब ठीक 2-3 दिन पहले मुबारक ज़ेब के साथ शाहिद खट्टक का रब्ता खत्म हो जाता है। शाहिद खट्टक जो है वो उसको ढूंढ रहे हैं, बाकी लोग भी ढूंढ रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा था। मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि मुबारक ज़ेब गायब है। तो वहां से मुझे आइडिया उस वक्त हो गया था कि मुबारक ज़ेब शायद कंप्रोमाइज हो गया है। तो फिर उसको देखा, मुबारक ज़ेब को शायद ज्यादा अच्छी और बड़ी ऑफर मिली हुकूमत की जानिब से। तो वो मुबारक ज़ेब जिसने इमरान खान के नाम पे वोट लिया, अपने शहीद भाई के खून के नाम के ऊपर वोट लिया, वो जो चौकों में खड़ा होकर कहता था कि इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने जितनी शराइत रखी वो सारी शराइत सूबाई हुकूमत ने मानी। इसके बावजूद उसी मुबारक ज़ेब ने पीठ में छुड़ा घोंपा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने वोट लेकर आया था, अपना वोट तो उसका एक भी नहीं है, एक भी वोट उसका अपना नहीं है। वो हुआ ये था कि उसने इमरान खान के नाम पे और अपने शहीद भाई के नाम पे वोट मांगा था, तो लोगों ने हमदर्दी में आके वोट डाल दिया था। लिहाजा मुबारक ज़ेब जो है वो दोबारा कभी जीतने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसने अपनी कीमत लगवा ली जितनी लगानी थी। अब ये बाजोड़ में जाके वहां पे एक जलसा करके देख लेने को आइडिया हो जाएगा। एक जी चौधरी रियाज के बारे में मैंने गुज़िश्ता माह वीलॉग किया था
और मैंने बताया था कि ये आदमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके, और बाकायदा कुछ मैंने बंदे भी बताए थे कि जिन्होंने डील करवाई थी, ये इलेक्शन लड़ने आया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट इसको दिलवाया गया था 2 नंबरी करके चौधरी लियाज को। और चौधरी लियाज जो है उसने इलेक्शन लड़ाई इस शर्त पे था कि मैं जैसे इलेक्शन जीतूंगा, भाई बाप आप मुझे दे दें फॉर्म 47, यानी मैं तो जीत रहा हूं इलेक्शन, इमरान खान को तो वोट पड़ रहा है, मुझे फॉर्म 47 मेरा असली दे दें, आप जहां कहेंगे ना मैं वहां चला जाऊंगा। तो बाद में इसने अपने आकाओं के कहने के ऊपर फॉर्म 47 जब इसको मिल गया तो इसने एक बयान अल्फी दे दिया काफ लीग को। तो काफ लीग को इसकी वजह से 2 सीटें मिली, एक सीट मिली मखसूस और एक मिली इसकी अपनी। तो चौधरी लियाज वहां चला गया था। अभी कुछ अर्सा पहले जब मैंने इसे वीलॉग किया तो इसने बड़ी तनकीद की मेरे ऊपर, मेरे खिलाफ इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां गुजरात में, और इसने कहा मेरे ऊपर मुकदमा करेगा, हत्या की इज्जत का दावा भी करेगा, मेरे ऊपर केस करेगा। तो मैंने इन लोगों को कहा था आप केस करें मेरे ऊपर, मेरी खबर ठीक है। तो वो खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई। चौधरी लियाज जो है वो जर्मनी चले गए थे कुछ अर्सा पहले, जर्मनी के एक अस्पताल में इलाज भी करवा रहे थे। उनके सारे खानदान ने उन्हें मना किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लाहौर में उनकी दुकानें गिरा दी जाएंगी तो फिर डर के, परेशान होके, और लालच भी बहुत बड़ा था, पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा था, तो जनाब चौधरी साहब फौरी तौर पे वापस पहुंचे। और वापस पहुंचने के बाद उन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। ये वो 5 लोग हैं जो हाउस के अंदर आए। जो हाउस में नहीं आए 4 लोग, वो कौन से हैं जरा वो भी आप नाम सुन लें। इनमें एक रियाज फतियाना साहब है। रियाज फतियाना साहब पाकिस्तान से बाहर थे, उनके बेटे को उठा लिया गया और उनके साथ बड़ी लंबी चौड़ी नेगोशिएशंस हुई, उनके बेटे को छोड़ दिया गया, फिर दोबारा उठा लिया गया। तो रियाज फतियाना साहब आए और ये गवर्नमेंट की लॉबी के अंदर मौजूद थे। उनके अलावा जी जैन कुरैशी 16 तारीख से अपनी फैमिली के साथ राब्ते में नहीं है, और जैन कुरैशी की एहलिया को भी इसी बीच में गायब किया गया था 4 घंटे के लिए। फिर जैन कुरैशी जो है वो देखे गए हुकूमती कैंप में। अब देखना यह है कि जैन कुरैशी इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद अपने वालिद को जेल से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। क्या अगर उन्होंने ये किया है तो अपने वालिद से पूछकर किया है या उनकी मर्जी के खिलाफ किया है, फैमिली उनकी क्या कह रही है, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में खुलेंगी। और जैन कुरैशी के साथ एक्चुअली हुआ क्या ये भी हमें जल्दी पता चल जाएगा। इसके अलावा ये मिकदाद हुसैन जिनके बारे में सब कह रहे थे कि ये बिक गए और इन्होंने अपने आप को अगवा करवा लिया है, तो ये भी जनाब शामिल है। और एक जो है वो असलम घुम्मन साहब, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन को बहुत दफा कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि ब्रिगेडियर साहब मेहरबानी करो, आप हमारे साथ चलें, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब बज़िद थे कि जनाब मैंने नहीं जाना, मैंने यहीं पे रहना है। और फिर ब्रिगेडियर साहब के साथ क्या हुआ देखें, वो भी हुकूमती लॉबी में बैठे हुए थे। तो ये वो 9 लोग हैं जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूं। अब ये लोग अपने हलकों में जाके आवाम से वोट मांग के देखें, इनको लग पता जाएगा। अगर इनके पास बल्ले का निशान हुआ और इमरान खान इनके बैक पे खड़ा हुआ तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अदरवाइज लोग इनके बारे में क्या करेंगे उसका आपको अंदाजा है। तो नाज़रीन, यहां में आपको जो बहुत सारे कैरेक्टर बताए, जो लोग कमजोर पड़ गए, मजबूर हो गए या बिक गए, वहां कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो नहीं भी बिके, जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। सादुल्लाह बलोच आप नाम याद रखिएगा, चौधरी इम्तियाज का आप नाम याद रखिएगा, और बहुत सारे लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता नाम आपके सामने आएंगे। लेकिन आदिल बजरी जो है उसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। वहां क्वेटा में उसके प्लादे गिरा रहे थे, उसका घर गिरा रहे थे, उसको आखिरी वक्त तक धमकाया जा रहा था, कारोबार तबाह कर दिया, फैमिली को हरासा किया, बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के हर चीज का, लेकिन वो नहीं बिका। उसने कहा मैं इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा। माजी में उससे गलती हुई, उसने एक बयान अल्फी दे दिया कि जी पीएमएलएन में मुझे शामिल कर दें, लेकिन उस गलती का उसने अदाला किया, अपनी प्रॉपर्टी तोड़वा के, अपना माली नुकसान करवा के, अपना पूरा कारोबार तबाह करवा के, और हर चीज उसने। अब जब भी वो इलेक्शन लड़ेगा क्वेटा में, आप देखेंगे वो जीत जाएगा। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला हुआ तो अब ये इलेक्शन नहीं हारता, हीरो बन गया वो। और बहुत सारे हीरो हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, पाकिस्तान में 4 डिक्टेटर्स आए, चारों डिक्टेटर्स ने मिलकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ वो नहीं किया जो पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलकर कर दिया। यानी शहीद भुट्टो की जमात ने और नून लीग ने मिलकर, ये कुर्बानियों के दावेदार है, जमहूरियत के दावेदार है, वहां पे खड़े होकर ख्वाजा आसिफ कह रहे थे जी वोट को हमने इज्जत दी है और ये अपने वोट को इज्जत दी है। भाई इस तरीके से अगर वोट को इज्जत देनी है ख्वाजा साहब, तो फिर तो पाकिस्तान में जमहूरियत नापैद हो जाएगी। माओ बेटियों को उठा के, बहुओं को उठा के, लोगों को टॉर्चर करके, ज़हनी तौर पे टॉर्चर करके, मेंबरान को अगवा करके 70 करोड़ में वोट खरीद के, अगर ऐसे आपने वोट को इज्जत देनी है तो शाबाश आपके वोट को इज्जत देने पर। उमर अयूब साहब ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इस आईनी तरमीम के ऊपर ना आप लिख देते कि वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक का सफर। ये जनाब उन्होंने कहा कि जुमला आपको इस आईनी तरमीम के ऊपर लिखना चाहिए था। 65 वोट जनाब दावा है स्पीकर का, वहां पे चेयरमैन का, सेनेट चेयरमैन का कि जनाब यहां पे पड़े हैं। हालांकि 64 चाहिए थे, 225 कौमी असेंबली में 1 वोट एक्स्ट्रा भी रखा गया था कि खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ, कोई बंदा मुकर गया तो वहां से 224 तो पूरे हो। 2 बंदे मुकर गए तो लॉबी में पीछे 4 बंदे बिठाए हुए थे कि जरूरत पड़ी तो इनके वोट भी दिलवा दिए जाएंगे। इत्तला के मुताबिक 2-3 लोग और भी बैकअप पे मौजूद थे। अच्छा जी, डॉक्टर जरका, इनका मुझे फोन आया था और लकीली उस वक्त मैं एक वीलॉग की तैयारी कर रहा था, तो मेरे ना माइक लगा हुआ था और इनका फोन मैंने रख के स्पीकर फोन पे सुना था। तो वो बच्चे ने बटन दबा दिया और मेरे पास इनकी पूरी कॉल रिकॉर्ड पड़ी हुई है। जो मेरी डॉक्टर जरका से बात हुई थी वो कॉल मेरे पास रिकॉर्ड पड़ी हुई है। वो इतनी इंटरेस्टिंग कॉल है, बड़ी मजेदार कॉल है, तो कभी मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या कुछ है, हो सकता है जल्दी बताऊंगा। तो डॉक्टर जरका जनाब एक करैक्टर है और एक फैसल सलीम, ये 2 करैक्टर है। इन्होंने भी इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा। इनके वोट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बैकअप पे इनको रखा हुआ था। जबकि मेंगल साहब जो है उन्होंने बिलावल से भी मुलाकात की, फजल रहमान से भी मुलाकात की और अपने 2 सेनेटर भी दे दिए। मैं मेंगल साहब को ये क्यों कह रहा हूं, देखिए मेंगल साहब ने हमेशा बात तो करते हैं बलूचिस्तान की, लेकिन वो रवायती सियासतदानों से बाहर नहीं निकलते। आज बलूचिस्तान जो है वो मारंग बलोच के पीछे खड़ा है। आज बलूचिस्तान जो है वहां जो बहुत सारे नौजवान खड़े हो रहे हैं उनके पीछे खड़ा है। वो नौजवान की आदत को लोग पसंद कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान में जेन्युइनली इलेक्शन होना शुरू हो जाए तो पुराने सरदारों की जमानतें जब्त करवा दिए नौजवान,
ये मैं आपको सच बता रहा हूं। बैरिस्टर गौर साहब ने हवाला दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज जो है वो साकिब बशीर साहब ने बताई, बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपके सामने दोनों रख देता हूं कि ये आईनी तरमीम चलेगी या नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 239 है एक और आइन का, और एक है आर्टिकल 156। इनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती और जब तक खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स मुकम्मल नहीं हो जाते या वो आ नहीं जाते ऐवान में, तो दोनों ऐवान नामुकम्मल है। तो नामुकम्मल ऐवान से आईनी तरमीम नहीं हो सकती, लिहाजा ये चैलेंज हो जाएगी और ये आईनी तरमीम नहीं है। ये बैरिस्टर गौर साहब ने कहा। तो क्या ये ऐसी है? देखिए, एक तो 2/3 आपको चाहिए होती है ना, यानी सेनेट में आपको चाहिए थे, टोटल होते हैं 97, इस वक्त है 85। 97 अगर पूरे हो तब भी आपको 64 चाहिए, तो उन्होंने अपने 65 पूरे कर दिए। लेकिन जो 12 मौजूद नहीं है, जो खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, उनका एक हक और इस्तेहकाक खत्म हो गया कि जनाब उनको जो मौका मिलना चाहिए था उनको वो मौका नहीं मिला वोट डालने का या उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का। तो ये ऐवान क्योंकि नामुकम्मल है, लिहाजा आईनी तरमीम नहीं हो सकती। ये मामला बैरिस्टर गौर ने उठाया। इसी तरह कौमी असेंबली का भी है कि 342 में से आपको 224 चाहिए होते हैं। तो अगर 224 आपने पूरे कर लिए 215 में से ही, तो भी आपकी आईनी तरमीम हो गई। लेकिन वो जो ऊपर वाले बंदे हैं, वो जो मखसूस नशिस्तें हैं, जब तक वो नहीं आ जाते तो उनका एक हक है जो आईनी तरमीम में हिस्सा लेने का, वो उनसे छीना गया है, तो ऐवान मुकम्मल नहीं है। तो इस हवाले से एक बैरिस्टर गौर साहब ने चीज सामने रखी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। देखिए, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट में ये तरमीम चैलेंज हो जाए और एक नई सिचुएशन बन जाए, लेकिन कुछ सवाल और है। हामिद खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि जी वकला की तारीख तैयार है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर ये आईनी तरमीम पास करवाने की या इसको लागू करने की कोशिश की गई तो। अब सवाल यह है कि क्या सारी लड़ाई इमरान खान ने लड़नी है, या ये भी लड़ाई उसने लड़नी है, ये भी उसने लड़नी है? कौम का कोई किसी किस्म का फर्ज नहीं है। यानी इस वक्त जो अटैक हुआ है, आईने पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ ना, और अदलिया को टुथलेस कर दिया गया। अदलिया की सारी पावर छीन के वो लोग ले गए हैं जिनका एहतसाब अदालत में करना था। यानी आप ये समझे कि एक बंदे ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, उसने कहा जी सारे चोर रल के अपना एसएचओ चुन लो आपके साथ करना क्या है। तो यहां पे ये हुआ कि जिन लोगों के ऊपर अदालतों में केसेस हैं, जिन लोगों के ऊपर करप्शन के बड़े बड़े इल्जाम हैं, उनकी पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी कि जनाब हमने किसको लेकर आना है अदालत में जज, और अब अक्सरियत के साथ वही फैसला करेंगे। तो यहां पे जो अब तक का फिगर है उसके मुताबिक 65 सेनेट में और 225 कौमी असेंबली में, और इसके अलावा वकला को और सिविल सोसाइटी को और अदलिया को अब रोल प्ले करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बार बार कहते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह को आप जानते नहीं, वो ये करेंगे वो करेंगे। अब उन्होंने कुछ भी करना है तो दिस इज द टाइम, क्योंकि अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सीट खतरे में है। मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह ऑफर की गई थी कुछ सोर्सेज के मुताबिक कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आपको नोटिफिकेशन करवा देते हैं, आप आईनी तरमीम का हिस्सा बन जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा जी हमने इस घिनौने खेल का हिस्सा नहीं बनना, ये जाली असेंबली है, ये आईनी तरमीम कर नहीं सकती। इमरान खान साहब का पहला वाला मौक़िफ़, और उसी मौक़िफ़ की वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद कोई आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं डाला। अब नाज़रीन एक खेल और पैदा हो गया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर जो कमेटी बनेगी जजेस की तकर्री के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर कोई जज जो है उसकी तकर्री नहीं कर सकेगी, क्योंकि वहां पे 8 बंदे चाहिए होंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो फिर अल्लाह खैर सल्ला। तो अब जो आईनी बेंच बनाया जा रहा है, इसका आप ध्यान में रखिएगा, ये चक्कर सारा यही है, ये सारा गोल चक्कर है। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले और अपनी मर्जी के सारे जजेस लाके बैठा दिए जाए, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्कि जितनी भी आपकी हाई कोर्ट्स है वहां पे भी आईनी बेंचेस बना के अपनी मर्जी के जजेस बैठा दिए जाए, ताकि हुकूमत को किसी किस्म की मुश्किल हो ही ना, और अगर कभी हो तो उस मुश्किल को अदालत आसानी में तब्दील कर दे। तब तक इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।